हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एनपीओ का चैप्टर चल रहा था, जहाँ पे अभी अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, ओनली थियरी पोर्शंस डिस्कस कर रहे हैं। देखो, मैं तुम लोगों को डे वन पे बोल रहा हूँ कि भाई जितना प्रैक्टिकल आई नो कि पूरा अकाउंट्स किसके बेस पे, प्रैक्टिकल के बेस पे, बट उसके साथ साथ आपको थियरी भी पढ़ना पड़ेगा। विदाउट थियरी आप प्रैक्टिकल के लिए गए तो मर गए। मतलब आपको नहीं समझ में आएगा कि पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, ये कहाँ पे जाएगा। तो बेटर है कि भाई इन लोग ने भी कुछ सोच के ही थियरी दिया रहेगा आपके बुक के अंदर, अदरवाइज इन लोग भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं देते थे। ठीक है, तो इन लोग को भी मालूम है कि भाई थियरी समझना इज वेरी वेरी बेसिक थिंग है और नेसेसरी है आपको प्रैक्टिकल तक पहुंचने के लिए। तो मेरा भी टारगेट यही होता है कि मैं जब भी आपको कोई भी चैप्टर शुरू करूं, उनका थियरी, बाद में जो इलस्ट्रेशन भी, उन लोग भी इलस्ट्रेशन भी ऐसे देते कि भाई स्टार्टिंग में एक दो एडजस्टमेंट, बाद में थोड़ा बड़ा, बाद में थोड़ा मतलब हार्ड क्वेश्चन। मतलब उन लोग ने बुक्स भी वैसे ही बनाया कि आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, बाद में थोड़ा हाई होता जाएगा क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो हमेशा आपको थियरी पढ़ना है। अगर आप थियरी नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ बच्चे लोग थियरी देखना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे लोग कंसीडर नहीं करते और इग्नोर मारते हैं कि थियरी में छोड़ क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को प्रैक्टिकल आ रहा था। पर जहाँ पे अगर अटक गए तो वहाँ पे आपको बचाने वाला कौन है? थियरी है। तो बेटर है कि आप थियरी पढ़ोगे और मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या करोगे, फॉलो करोगे। यस, सो अभी भी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे लोग, और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी 12th स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स लोग हैं और 11th स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स लोग हैं, उनको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऑलरेडी अकाउंट्स 11th का भी शुरू हो गया है, वहाँ तो फर्स्ट चैप्टर खत्म भी हो गया, सेकंड चैप्टर चालू है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट फर्स्ट खत्म हो गया, सेकंड चालू हो गया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कहाँ पे छोड़ा था, मतलब यहाँ पे अपन ने छोड़ा था प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब एक डिफरेंस बिटवीन भी लास्ट सेशन में पढ़ा था कि भाई रिसीव एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये वाला अपन ने क्या किया था, कंक्लूड किया था। आज शुरू करेंगे बैलेंस शीट के साथ। के बैलेंस शीट अगर मुझे प्रिपेयर करना है एनपीओ की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की या तो कंसर्न की, सो मुझे कौन सी चीजें लायबिलिटी साइड आएगी, कौन सी चीजें मेरी असेट साइड आएगी, ये सब चीजें अपन आज डिस्कस करेंगे। बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन इन काइंड ऑफ बोल सकते हो, एडजस्टमेंट कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब चीजें आज के सेशन में पढ़ेंगे। जो सेशन थोड़ा सा लंबा खींचेगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर का हो जाएगा सेशन, बिकॉज यहाँ पे अपने को सब थियरी आज क्या करना है, खत्म करके नेक्स्ट सेशन में अपन इलस्ट्रेशन क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। यस, चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज a statement of assets and liability of the organization on a particular date. The balance sheet of non-profit or non-trading organization is similar to the balance sheet of the sole trading concern or organization. जैसे अपन सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अपन बनाते बैलेंस शीट, पार्टनरशिप में जैसे बनाया वैसा ही बैलेंस शीट इधर भी बनेगा। नेक्स्ट, अब बैलेंस शीट ओनली शो द कैपिटल रिसीव्ड एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट के अंदर जो भी फिगर लिखे जाएंगे वो कौन से होंगे, कैपिटल होंगे। ये तो अपन ने प्रीवियसली भी पढ़ा हुआ है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न ऑन अ सर्टेन डेट, नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर। The excess of assets over a liability is termed as a capital fund. सर अब ये लाइन क्या बोला नहीं समझ में, वापस से रिपीट करो। The excess of assets over a liability is called nothing but capital fund. भाई बच्चे लोग वो कैपिटल वाला जो फॉर्मूला था ना, इलस्ट्रेशन 11 में पढ़ा था कि क्या कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। वही फॉर्मूला वो लोग बोला है कि सपोज कि फॉर एग्जांपल असेट्स मेरी ये 1000 की और लायबिलिटी मेरी 500 की, तो 500 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है, तो वही फंडा बोला है उन लोग ने। इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल फंड इज नॉट नोन, इट कैन बी असर्टन एज अ बैलेंसिंग फिगर बाय द प्रिपेयरिंग द ओपनिंग बैलेंस शीट। आगे देखते हैं इम्प्लाइंड एडजस्टमेंट। सर्टन एडजस्टमेंट इम्प्लाइंड हो गए। इम्प्लाइंड का मतलब होता है हिडन टाइप बोल सकते हो, मान लेना है आपको। यस, इन रिसिप्ट एंड पेमेंट
पेमेंट अकाउंट सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द सर्टन आइटम। रिसिप्ट एंड पेमेंट नथिंग बट आपकी ट्रायल बैलेंस बोल सकते हो यहाँ पे। ये सब चीजें ऑलरेडी 10 बार बोल चुका हूँ, तो आई होप तुम लोग समझ रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन सब अकाउंटिंग एडजस्टमेंट आर नेसेसरी। Such adjustment are known as a implied or hidden adjustment. Some implied, nothing but hidden adjustment are given below. These items are given in the receipts and payment account. मतलब it's kind of trial balance में जो questions आपको दिया रहेगा उसके अंदर आपको क्या लिखा रहेगा, ये adjustment लिखा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेंट 11 मंथ का है 11%, तो आपको भी मालूम है दीज आर द हिडन एडजस्टमेंट। ये अपन फाइनल अकाउंट में भी करते थे कि भाई एक महीने का क्या करना है, आपको पेमेंट करना बाकी है। मतलब 10% लोन है फ्रॉम बैंक से इन इंडिया एंड 20% ऑफ ₹20,000 टेकन ऑन 1 जनवरी 2020, तो ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है। अगर आपको इंटरेस्ट का कोई अमाउंट नहीं दिया ट्रायल बैलेंस, तो आपको अज्यूम कर लेने का कि दिस आर द हिडन एडजस्टमेंट। लीज होल्ड लैंड 1 लाख रुपीज फॉर 10 ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, तो ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है कि आपको 10 साल के लिए लीज होल्ड लिया है 1 लाख रुपया, तो आपको तो जब भी कैलकुलेट करोगे तभी 1 ही साल का करना है, तो बाकी 9 साल का प्रीपेड होगा। तो ये सब हिडन एडजस्टमेंट है। आई डोंट थिंक सो कुछ नया एडजस्टमेंट है। अपन ये सब हिडन एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में जब भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे तभी भी क्या किया था, डिस्कस किया था। नेक्स्ट, सेल प्रोसीडिंग ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 750 एंड 8,000, तो ये सब हिडन एडजस्टमेंट है। तो ये सब नए भी नहीं है, ये ऑलरेडी अपन ने क्या किया, फाइनल अकाउंट में सॉल्व किया हुआ है। जैसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का ऐसा आपको अज्यूम करो कि आपको ये क्वेश्चंस दिए, उसके अंदर आपके पास वन ऑफ द एग्जांपल है बाय 10% फिक्स डिपॉजिट। आपके पास 10% फिक्स डिपॉजिट है और उसके नीचे डिपॉजिट अमाउंट भी लिखा है 1 जनवरी 2020। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 31 अप्रैल 2019 से चालू हो रहा है तो 31 मार्च 2020 इज योर क्लोजिंग। तो मिड ऑफ द ईयर में लिए, मतलब नॉट मिड ऑफ द ईयर, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर में, जहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च 2020 को अगर क्लोज हो रहा है अपना फाइनेंशियल, तो आपने 3 महीने के लिए क्या लिया, एफडी लिया। आपको इंटरेस्ट 3 महीने का ही कैलकुलेट करना है और रिकॉर्ड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड। यस, तो यहाँ पे 10% के हिसाब से 1 लाख का 10%, मतलब 10,000 में से भी 3/12, सर 3/12 मतलब 3 महीने के लिए क्या है, डिपॉजिट है। यस, तो यहाँ पे एक एग्जांपल इन लोग ने सेट किया कि ऐसे टाइप का हिडन एडजस्टमेंट है। तो ये सब हिडन एडजस्टमेंट तो आप लोगों को मालूम है, ऐसा कुछ नया थोड़ी है बॉस। यस, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द अबव एग्जांपल इम्प्लाइड एडजस्टमेंट इज द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अ एफडी, नो रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी इज गिवन। कहाँ पे भी अपन को इन्फॉर्मेशन दी है नहीं कि आपको इनकम इंटरेस्ट के फॉर्म में मिली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी इज गिवन अलोंग विद द डेट ऑफ डिपॉजिट विद द बैंक, therefore it becomes necessary to take into accounting the outstanding interest on a fixed deposit for the month of 3 months। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 जनवरी 2022 31 मार्च 2020। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ऑफकोर्स 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगा, तो इसका क्लोजिंग कभी होगा, 31 मार्च 2020 होगा। तो उसके लिए 10% के हिसाब से 2500 अमाउंट आ जाएगा। एडजस्टमेंट इन अ फाइनल अकाउंट, अभी इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ द एफडी 2500 शुड बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, और वो आपके लिए इनकम है बॉस, वो आपके लिए इनकम है, तो किधर लिखेंगे, सेकंड इफेक्ट असेट साइड लिखेंगे। ये सब चीजें ऑलरेडी बॉस अपन ने 10 बार कर चुके हैं फाइनल अकाउंट्स में। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी ऐसा टाइप के क्वेश्चन थे जहाँ पे 10% लोन था, 10% एफडी था, ये सब चीजें अपन ने ऑलरेडी किया है। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो आपको कुछ नया लगना चाहिए। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। कैपिटल फंड क्या होता है, जो तुम लोग को अभी जस्ट बोला, कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, कैपिटल फंड। जहां पे आपको असेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल फंड मिल जाएगा। कैपिटल फंड is shown on the liability side of the balance sheet of the non for profit concern. Capital fund is created from the capital income and by capitalizing the surplus if any. The net surplus is added in a capital fund and deficit is deducted from the capital fund। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और जैसे अपन कैपिटल में से अपन क्या करते हैं, सोल ट्रेडिंग में जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता था तो कैपिटल में से क्या करते थे, एड लेस करते थे। अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करते थे, लॉस हुआ तो माइनस करते थे। तो सेम अगर सपोज कि सरप्लस हुआ तो मैं ऐड करूंगा, और डेफिसिट मतलब लॉस होगा तो मैं
डिडक्ट करूंगा। कुछ नया नहीं है बॉस, कुछ भी नया नहीं है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट ऑन अ स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट कि भाई क्या क्या चीजें असेट साइड पे आएगी, क्या क्या चीजें आपकी लायबिलिटी साइड जाएगी। बहुत इजी है, सर्टन चीजें नहीं दिखेगी क्योंकि सर्टन वर्ड नहीं दिखेंगे, जैसे कि डोनेशन हो गया, गिफ्ट्स हो गया, ये सब चीजें, एंट्रेंस फीस हो गई, लाइफ टाइम फीस हो गई, मेंबरशिप फीस हो गई, ये सब नए वर्ड हो गए। अदरवाइज जो बैलेंस शीट जो बनाते होते वही बनाएंगे अपन इसमें भी। यस, कैपिटल साइड देखेंगे जैसे कि कैपिटल सॉरी लाइबिलिटी साइड जैसे कि देखेंगे कैपिटल फंड होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, डोनेशंस होगा इसके अंदर, वो भी कैपिटलाइज वाला डोनेशन, एंट्रेंस फीस भी होगा जो भी कैपिटलाइज वाला होगा, और सरप्लस मतलब आपको सरप्लस हो रहा है तो ये सब चीजें क्या करोगे आप ऐड करोगे। अगर आपको लॉस हो रहा है, डेफिसिट बोलते हैं यहाँ पे, उसको क्या करेंगे आप लेस करेंगे। यस, आगे देखो क्या लिखा है, आगे बिल्डिंग फंड हो गया, एंडोमेंट फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, स्पेसिफिक फंड हो गया, चैरिटी फंड हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी अपन इधर ही लिखते थे, बैंक ओवरड्राफ्ट भी इधर लिखते थे, अदर लोन भी इधर लिखते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी इधर लिखते थे, प्री रिसीव्ड इनकम भी अपन यहाँ पे लिखते थे, और लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये सर्टन वर्ड जो है फंड 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 जो दिख रहे हैं ना, वो ही एक आपके लिए नया है जो आपको याद रखना है कि वो किधर आएगा, लायबिलिटीज आएगा, क्योंकि वो लायबिलिटीज आपने क्रिएट किया है। सबसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड आपने एक लायबिलिटी क्रिएट किया है कि वो सपोज कि वो फंड मैंने अभी इसलिए क्रिएट किया है कि इन फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़ेगी तभी से मैं उसमें से क्या करूंगा, खर्चा करूंगा। तो वो मेरे लिए आज के डेट पे क्या है, मुझे वो फंड के लिए लायबिलिटी क्रिएट करके रखना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक सो कुछ नया है इसके अंदर, खाली सर्टन चीजें ही नहीं थी जो फंड क्रिएट किया था। तो वहां पे भी प्रोविडेंट फंड करके कंसेप्ट था, तो वो भी अपन लायबिलिटी साइड ही लिखते थे। अगर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होता तो अपन असेट साइड लिखते थे। यस, तो अभी असेट साइड की बात करूं तो जो असेट्स आपको खुद को मालूम है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, प्ले ग्राउंड, मोटर व्हीकल, लाइब्रेरी बुक, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, ऑफ कोर्स इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये जितने स्टॉक की बात किया है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, लोन्स एंड एडवांस गिवन, मतलब आपने किसको लोन दिया तो वो आपके लिए तो पैसा ही है ना, आपके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट है। अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो ये सब चीजें अपन पहले भी असेट साइड लिखते थे, आज भी इसमें भी असेट साइड ही लिखे है। तो नया कुछ भी नहीं है बॉस, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, अभी भी कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। जो भी डाउट डिफिकल्टी है क्या किया जाएगा, शॉर्टेड किया जाएगा। सम टाइम इंस्टेड ऑफ एडिंग अ सरप्लस इनटू कैपिटल फंड, इट इज accumulated as a credit balance to the income and expenditure account. Such balance show the separate in the balance sheet. On other hand, liability side making thereof may be as under. सपोज कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कभी कभी अब क्या तो कैपिटल फंड में एडलेस ना करो तो आप अलग से भी अकाउंट बना सकते हो, लायबिलिटी साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर सपोज कि ओपनिंग बैलेंस कुछ रहा तो ओपनिंग बैलेंस का लिखोगे, या तो ऐड होगा तो सरप्लस क्या करोगे, ऐड करोगे, और लेस डेफिसिट हुआ तो लेस कर दोगे। नेक्स्ट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट है, सर्टन इन्फॉर्मेशन है कि अगर ये टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको एनपीओ में दी रहेगी तो उसका क्या ट्रीटमेंट आप करोगे, ठीक है। इन काइंड ऑफ एडजस्टमेंट है, और इन काइंड ऑफ यहाँ पे वर्ड लोग ने एडजस्टमेंट यूज नहीं किया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज किया है, ठीक है। देखते चलो, पहला ही है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपको खुद को मालूम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो पहले आउट है तो मतलब पे करना बाकी है, पहले तो ऐड करते हैं अपन किसमें, एक्सपेंस के अंदर, डेबिट साइड के अंदर, रिस्पेक्टिव जो भी टाइप का आपको दिया रहेगा एक्सपेंस उसके अंदर अपन ऐड कर देंगे। सेकंड आपके लिए वो लायबिलिटीज है, अपन बैलेंस शीट के किधर साइड लिखते थे, लायबिलिटी साइड लिखते थे, तो वही तो है, ऐड आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन अ कंसर्न एक्सपेंडिचर ऑन अ एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और सेकंड शोज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो वही है, ठीक है। अभी प्रीपेड का क्या ट्रीटमेंट देते थे, प्रीपेड एक्सपेंस का ऑफकोर्स पहले तो क्या करते थे अपन, माइनस कर देते थे एक्सपेंस में से, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड लिखते थे। तो यही तो है, डिडक्ट प्रीपेड, डिडक्ट मतलब लेस द प्रीपेड अमाउंट फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंडिचर, और सेकंड शो प्रीपेड एक्सपेंस ऑन द असेट साइड ऑफ द कंपनी। बहुत इजी है बच्चे लोग, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी दिया है। जो अब तक अपन पढ़ रहे थे वही सब पढ़ रहे हैं। बैलेंस शीट जो अपन पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़ रहे थे, मतलब एडजस्टमेंट जो पढ़ रहे थे पार्टनरशिप में, वैसे ही टाइप के एडजस्टमेंट यहाँ पे है। बट
यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये एक नया चीज़ है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बन रहा है, ये एक नया चीज़ है आपके लिए। सर्टन कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि भाई फंड क्या होता है, ये सब फंड मतलब एंट्रेंस फीस क्या होती है, उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये सर्टन चीजें आपको नहीं पढ़नी है, अदरवाइज तो पूरा क्वेश्चंस क्या है, मतलब पूरा अंडरस्टैंडिंग जो है अकाउंट्स की वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको लेने का बाकी है, आपने काम कर दिया, सर्विस दे दी, गुड्स दे दिया, बट आपको पैसा लेना बाकी है, तो पहले तो वो इनकम में क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे। यस, तो आउटस्टैंडिंग इनकम एडेड इन अ कंसर्न इनकम, जो भी इनकम है उसमें ऐड कर देंगे। और सेकंड, वो आपके लिए असेट से, बॉस आपने कमा लिया है ऑलरेडी, तो सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगी, इज शोन्स ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब प्री रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब आपने इनकम एडवांस में रिसीव करके रखा है। अगर आपने एडवांस में रिसीव करके रखा है, मतलब जिसका काम अब तक आपने किया नहीं है, पहले तो वो लायबिलिटीज होगा और आपको इनकम में से उसको माइनस भी करना पड़ेगा। समटाइम इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, इट इज इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, मतलब आपने इनकम रिसीव कर लिया बट अर्न नहीं किया, कमाया नहीं अब तक। कमाया होगा कभी, जब भी आप वो सर्विस दोगे तब भी कमाया बोल सकते हो, अदरवाइज वो कमाया नहीं अब तक आपने। तो वो उसका इफेक्ट क्या करना है, पहले तो वो इनकम इन एडवांस है, डिडक्ट करो आज के करंट ईयर में से, उसको क्या करो, डिडक्ट करो, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर क्या है और आपको उसका काम देना बाकी है, तो वो आपके लिए अभी भी लायबिलिटीज ही मानेगी। अगर काम नहीं दोगे तो आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो इट्स काइंड ऑफ लायबिलिटीज। तो सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, शोन्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बच्चे लोग समझ में आ रहा है ना, ये जो सब एडजस्टमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन किधर, फाइनल अकाउंट्स के 11th में 12th में। अभी जैसे अपन ने फाइनल अकाउंट्स खत्म किया पार्टनरशिप फॉर्म में, ये भी यही सब एडजस्टमेंट है वहां पे भी। यस, चलो अभी एक जैसे कि ये नया इंफॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इसका क्या इंफॉर्मेशन को कैसे करोगे आप, तो इसका देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन इज द रेवेन्यू इनकम। पहले तो ये सब्सक्रिप्शन कौन सा इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, ऑब्जेक्टिव इसमें ध्यान रखना, मतलब डे टू डे वाला इनकम है ऑफ द प्रॉफिट कंसर्न। सब्सक्रिप्शन में बी गिवन पीरियडिकली, ऑल द मेंबर हैव्स टू पे सब्सक्रिप्शन रेगुलरली, इट इज अ क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑफकोर्स वो एनपीओ के लिए, कंसर्न के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इनकम है, तो क्रेडिट कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, वो भी किधर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साइड, बिकॉज इट्स अ रेगुलर इनकम। अगर सपोज की रेगुलर इनकम नहीं होती तो वो बैलेंस शीट के असेट साइड लिखते थे। यस, सब्सक्रिप्शन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो, सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर रिसीव्ड इन अ करंट ईयर। अगर आपको करंट ईयर में मिल रहा है, करंट ईयर में आपको रिसीव हो रहा है, तो आप क्रेडिट साइड लिख दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर का, रिसीव्ड इन करंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का आपका इनकम इस साल मिल रहा है, मतलब आपको कौन सी इनकम दी, आपने इनकम अर्न कर चुके थे और आपको मिल रहा है, मतलब आपके आउटस्टैंडिंग इनकम थी, तो भी ऐड करना है। सेकंड, नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, मतलब ये एडवांस में आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, एडवांस में रिसीव कर रहे हो। ऊपर वाला जो पड़ा था वो क्या था, आउटस्टैंडिंग था, और लास्ट लिखा है सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग, मतलब करंट ईयर का ही इनकम क्या है, आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, किसको, मेंबर्स को। मतलब मेरे को एज ए एनपीओ में बना रहा हूं तो मुझे वो, मेरे लिए इनकम है, वो मुझे रिसीव करना बाकी है, इट्स कॉल्ड रिसीवेबल। यस, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसका जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वैसे वैसे अपन को समझ में आते जाएगा। बट मीनवाइल ये सब कंसेप्ट क्या करो, क्लियर रखो, और कुछ सडनली मालूम ना गिर जाए कि भाई डायरेक्ट अगर सम सॉल्व करने गए तो सडनली ये सब चीजें आएगी तो आपके लिए वो नहीं हो जाएगी। तो बेटर है कि आप थियरी देखो, रिक्वेस्ट है, आज नहीं तो कल उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। यस, चलो नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का तो आपको खुद को मालूम है कैसे इफेक्ट देता है डेप्रिसिएशन का। आप क्या कर देते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड लिख दोगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को भी डेबिट साइड लिखते थे। और सेकंड इफेक्ट क्या देते थे अपन, बैलेंस रिस्पेक्टिव असेट में क्या करते थे, डिडक्ट कर देते थे। वही है टू इफेक्ट क्या है, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न असेट्स में से क्या करेगा, माइनस कर देगा। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस। अपन को एंट्रेंस फीस मिल रही है, उसको आप कैपिटलाइज कर रहे हो, मतलब एंट्रेंस फीस ऐसा फीस है कि जो वन टाइम ही है। इन शॉर्ट,
एंट्रेंस फीस आर द फीस पेड बाय द पर्सन हु इंटेंड टू बी बिकम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंसर्न. जनरली एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीव्ड एंड इनकम, बट समटाइम पार्ट एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीव. मतलब सडन टाइम ऐसा होता है कि एंट्रेंस फीस को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो. आधा आप कैपिटल में काउंट करोगे, आधा आप रेवेन्यू में काउंट करोगे. आधा जो कैपिटल में काउंट करा वो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी से चला जाएगा, बट आधा जो आप रेवेन्यू काउंट कर रहे हो वो किधर जाएगा, आपका प्रॉफिट ट्रेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड जाएगा. देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल एंट्रेंस फीस रिसीव 50,000 का आप एंट्रेंस फीस क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो. उसमें से अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है लोग ने कि 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज. मतलब आपको 50% क्या करना है, कैपिटलाइज करना है. तो बाकी का 50% आपको अज्यूम कर लेना है इट्स अ रेवेन्यू. यस, तो अभी इसका इफेक्ट क्या होगा, 50,000 का 25,000 कैपिटलाइज होगा. मतलब 25,000 का इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में जाएगा और बाकी का 25,000 का इफेक्ट कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. देखो क्या लिखा है, 25,000 विल बी एडेड इन द कैपिटल फंड. 25,000 आप कहां पे ऐड करोगे, कैपिटल फंड में ऐड करोगे, जहां पे अपन अभी जस्ट देखा था. कहां पे देखा था, ये ना एंट्रेंस फीस कैपिटल में अपन क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे. अभी बाकी का 25,000 क्या बोल रहे हैं उन लोग, एंड 25,000 विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम विच इज क्रेडिटेड ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूं. ठीक है, तो जो चीजें सब कनेक्टिविटी है. ऊपर क्यों ऐसा आया, समझ में आ गया ना. अभी ऊपर कैपिटल फंड में अपन ने ऐड क्यों किया, और वहां पे लोग ने ब्रैकेट में भी लिखा था कैपिटलाइज. वापस से दिखा देता हूं स्लाइड आपको, ये देखो एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज. ऐसा करके डोनेशन भी आ सकता है कि अगर आपको 50,000 का डोनेशन मिला, उसमें 50,000 में से 50% आपको कैपिटलाइज करना है, बाकी का 50 इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड लिख देना है. यस, तो ये जरा भी टेंशन मत लो, बहुत ईजी है मेरे हिसाब से. एनपीओ इज वेरी इजी. ट्रिकी है अगर समझ में नहीं आया तो. अगर समझ में आएगा तो इट्स काइंड ऑफ फाइनल अकाउंट. और इट्स काइंड ऑफ क्या, इट्स अ फाइनल अकाउंट ओनली. यार अपन फाइनल अकाउंट ही पढ़ रहे हैं, बट अभी किसका फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, एनपीओ का फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं. देखो अपन ने 11th में सोल ट्रेडिंग का पढ़ा, 12th में फर्स्ट चैप्टर ही किसका पढ़ा, पार्टनरशिप का पढ़ा. अभी किसका पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट, एनपीओ का पढ़ रहे हैं. तो इस काइंड ऑफ फाइनल अकाउंट ओनली. नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड आउट ऑफ डोनेशन. आपने एक फंड क्रिएट किया किस में से, डोनेशन में से. देखते हैं अब इसका क्या होगा. डोनेशन का मतलब क्या होता है, गिफ्ट गिवन बाय द आइदर अ मेंबर और एनी आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन. टाइप ऑफ डोनेशन, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन. दो टाइप के डोनेशन होते हैं. जनरल डोनेशन क्या होगा, जनरल डोनेशन ट्रीट करना आपको रेवेन्यू इनकम एंड विल बी शोन ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर side of income side of the income and expenditure account. These donation are given without any condition. सेकंड है स्पेसिफिक डोनेशन. अगर आपको बोला है क्वेश्चन के अंदर these are the specific donation, तो वो क्या होगा, बैलेंस शीट में लिखना है, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ कैपिटलाइज प्रॉफिट, या तो बोल सकते हो कैपिटलाइज डोनेशन बोल सकते हो. डोनेशन आर समथिंग गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. The donor specify the purpose for the utilizing amount donated by him. एग्जाम्पल, अगर उसने बोला है कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड के लिए ही आपको यूज करना है, तो आप क्या करोगे, बिल्डिंग फंड में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिख दोगे. अगर ये डोनेशन फॉर द प्राइज फंड के लिए, डोनेशन फॉर द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए एटेक्स्ट्रा, सच डोनेशन शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. देखो डोनेशन भी दो टाइप के होते हैं. एक तो है रेवेन्यू डोनेशन और एक है कैपिटल डोनेशन. रेवेन्यू डोनेशन मतलब एक लोग बोला कि जनरल डोनेशन है, तो अज्यूम कर लेने का ये कौन सा है, रेवेन्यू डोनेशन है. अगर वो लोग बोले कि स्पेसिफिक डोनेशन है, तो बॉस वो कैपिटलाइज वाला है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड चला जाएगा. नेक्स्ट आएगा स्टेशनरी का क्या इफेक्ट्स हो गए. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज ए एक्सपेंडिचर. वो तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, स्टेशनरी खर्चा है. इट इज अ कंज्यूमेबल आइटम. इट मे बी कैलकुलेटेड एज अंडर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ठीक है, और परचेज किया तो ऐड करेंगे परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर. अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है स्टेशनरी बिल, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे. बाद में जो आएगा वो आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ये सब चीज का ट्रीटमेंट देने के बाद
क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ये सब इंफॉर्मेशन आने के बाद क्लोजिंग स्टॉक में से मतलब इसमें से माइनस करके जो बाद फिगर बचेगा वो होगा स्टेशनरी कंज्यूम, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना यूज किया। कंज्यूम का मतलब होता है यूज किया। स्टेशनरी कंज्यूम इज डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी विल बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब यहाँ पे देखो आपको मालूम है जितना कंज्यूम करोगे उतना आपके लिए एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस इन लोग ने प्रॉपर बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साइड डेबिट साइड लिखना है। सेकंड जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट तो आपको मालूम ही है कि क्या आता है, बैलेंस शीट के असेट साइड आता है। यस चलो आगे बढ़ेंगे सर। उम्मीद कर रहा हूं तुम लोग को समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दो, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। यस जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉर्टेड आउट किया जाएगा। नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट। एट अ बिगिनिंग of the accounting year of the account of the assets and liabilities shows the balance. With this opening balance sheet is prepared. While preparing the final account of the concern, these balance are properly taken into property नहीं है, properly है, L है, properly taken into account. Capital fund should be should be represented on the liability side of the balance sheet. इंपॉर्टेंट टर्म्स है अभी। एंट्रेंस फीस क्या होता है ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये भी अपने को मालूम है। ए लेगेसी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सर लेगेसी? ए भाई लेगेसी इज नथिंग बट आपको मालूम है विरासत में मिलता है। मतलब अपने दादा ने जो कमाया रहेगा वो अपने पापा को मिला, पापा ने जो कमाया अपने को मिलेगा। मतलब उनकी प्रॉपर्टी उसके पास, उनकी प्रॉपर्टी उसके बेटे के पास, मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के पास। इज नथिंग बट लेगेसी। यस देखो लेगेसी मीन्स द गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल का मतलब यहाँ पे वो विल नहीं है कि बाद में करेंगे, फ्यूचर विल नहीं है। ये विल का मतलब होता है जो जिसमें प्रॉपर्टी की सब इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो उसको बोलते हैं विल। ऑन द डेथ ऑफ द डोनर दिस गिफ्ट मे बी फॉर अ जनरल और स्पेशल पर्पज। वंस अगेन यहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन, वैसे ही यहाँ पे जनरल गिफ्ट और स्पेसिफिक गिफ्ट में डिवाइड किया है। लेट्स सी देखते क्या है। जनरल गिफ्ट रिवेन्यू इनकम विच इज क्रेडिटेड ऑन द इनकम साइड ऑफ द एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब वहां पे भी अपन ने जनरल डोनेशन कैसे काउंट किया था, रिवेन्यू नेचर काउंट किया था। यहाँ पे भी लोग बोले इट्स अ रिवेन्यू इनकम। और स्पेसिफिक फंड इट इज अ कैपिटल रिसीव्ड, इट इज शोन्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब यहाँ पे भी उन लोग ने वहां पे भी बोला था कि स्पेसिफिक लायबिलिटी साइड लिखते थे, यहाँ पे भी उन लोग ने स्पेशल पर्पस वाला भी कहाँ पे लिखा है, लायबिलिटी साइड लिखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सर। लाइफ मेंबरशिप फीस। ऑफ कोर्स लाइफ में नाम में लिखा है लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब वन टाइम वाला है, कैपिटल इन नेचर है बॉस। मतलब आपको एक ही बार वो फीस मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा फ्यूचर में। इन द नॉट फॉर प्रॉफिट concern, same member pay a life membership fees. It is a non-recurring income, therefore it will be shown on the liability side of the balance sheet. Of course, it's a kind of, मैंने तुमको बोला कि it's a lifetime membership fees है, तो आपको एक बार ही पेमेंट मिलेगा वो, तो it's a kind of capital receipt, and capital receipt मतलब non-recurring in nature. Next है sale of old assets. अगर आप असेट सेल ऑफ ओल्ड असेट कर रहे हो तो उसके क्या इफेक्ट होगी आपको खुद को मालूम है। इनकम होगी तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिसिप्ट साइड लिखोगे, अगर लॉस हुआ तो किधर लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे। व्हेन एनी असेट बिकम अ obsolete or useless for a concern, it should be sold out. Amount realized on it in a capital receipt. The book value of the sale of such asset is deducted from the concerned asset. The difference between book value and realized value is either a profit or loss on the sale of asset. There is a profit, it should be shown to the income side of the income and expenditure account, and if there is a loss, it should be a expenditure side of the income and expenditure account. मतलब प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड। यस चलो अब ये रियलाइज वैल्यू क्या होता है, मतलब असेट बेचने के बाद जो बेचते जो प्राइस में और आपको जो अमाउंट मिलता है उस प्राइस को क्या बोलेंगे, रियलाइज प्राइस। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मेरी बुक की वैल्यू थी, बुक वैल्यू मेरी असेट की थी 1 लाख रुपया, अज्यूम करो
और मैंने बेचा उसको 1,20,000 में, तो 20,000 मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मैं क्रेडिट लिखूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड। अगर सपोज की फॉर एग्जांपल 1 लाख की बुक वैल्यू थी, मुझे मिला खाली 80,000, मैंने बेचा और मेरे को रियलाइज हुआ 80,000 ही रियलाइज हुआ, तो 20,000 मेरे लिए क्या है, लॉस है। तो मैं इधर लिखूंगा एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट से, नथिंग बट डेबिट साइड बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप मतलब भंगार, स्क्रैप का मतलब भंगार होता है। न्यूज़पेपर एटेक्स्ट्रा, स्क्रैप ऑफ ओल्ड मटेरियल इज सोल्ड इन अ मार्केट, इट इज ट्रीटेड एज अ रिकरिंग इन इनकम, therefore it is credited to the income side of the income and expenditure account. Sale of old newspaper, it is a miscellaneous income, it is credited on the income side of the income and expenditure account. मतलब जो जहाँ से कोई वैल्यू नहीं मिलती, मतलब नॉर्मल जो, मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल बिजनेस ऑल्सो, बट डिज आर द, हर महीने कुछ ना कुछ भंगार निकलते रहता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ इनकम मानेंगे। तो इनकम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, जनरल डोनेशन क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। स्पेसिफिक फंड क्या होता है, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसलिए उन लोगों ने बोला कि पॉइंट नंबर आप ऊपर का ही रिफर करो, तो जो ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है। और लास्ट है एंडोमेंट फंड। अभी सर ये एंडोमेंट फंड क्या है, देखते हैं, 2 लाइन में एक्सप्लेन किया है। इट इज अ फंड क्रिएटेड आउट ऑफ द स्पेसिफिक अमाउंट एंड एम्बार्क, गिफ्टेड और डोनेटेड, द इनकम ऑफ दिस फंड इज स्पेसिफिक इनकम, इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब एक टाइप का एक फंड क्रिएट किया है, इट्स कॉल्ड एंडोमेंट फंड। ठीक है, तो ये और एक टाइप का क्या है, आपका फंड है। तो यहाँ पे जो थियरी वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है, कंक्लूड होता है। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहेगा। इफ यू एनी स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या करते हैं, कमेंट्स लिख दो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। आने वाले सेशंस के अंदर, आज नहीं पर आने वाले सेशंस के अंदर अपन शुरू करेंगे जो होगा आपका प्रैक्टिकल शुरू कर देगा अपन, जहां पे अपन स्टार्टिंग में 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन एक ही लेक्चर में क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। क्यों सर एक क्या सर ऐसे क्या करोगे, इतना फास्ट घुमाओगे? अरे बस से लो, इलस्ट्रेशन जो पहला जो दिया है ना 1-1, 2-2, वो बहुत छोटे दिया है, मतलब इट्स काइंड ऑफ एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है कि बाद में जैसे जैसे चैप्टर इलस्ट्रेशन अपन पहुंचेगा आगे 7-8, 6-7 पे, वहां पे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिखना शुरू हो गए। देखो 4 नंबर तक तो बहुत छोटे ही है, 5 भी आई डोंट, हाँ 5 से ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 नंबर से। आगे के भी इलस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको छोटे छोटे कंसेप्ट दिए, ठीक है। तो जहाँ पे अपन पढ़ेंगे एक ही, मतलब नेक्स्ट सेशन में टारगेट करके 2-3 पढ़ लेंगे और उसके बाद और 2 पढ़ लेंगे, बाद में एक करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही होगा, ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो तभी अपन शुरू कर देंगे अपना एनपीओ का जो है मेन पर्पस सॉल्यूशंस के, वो क्या करेंगे अपन शुरू करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो प्लीज़ बच्चे लोग टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।